हेलो बच्चों, माय नेम इज़ प्रिया राठौर। नाम तो सुना ही होगा। और हम लेकर आ गए हैं आज 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर, जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि 11th कब शुरू होगी। तो शुरू करते हैं आज का 11th का चैप्टर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना है और हमें हमारा ज्ञान उड़ेलने के लिए मौका दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट। हाँ, आज फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा छोटा है ताकि आप बोर ना हो जाए, और थोड़े से इंट्रोडक्शन टाइप है जो शायद आपको पता भी हो, लेकिन पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए जिसको नहीं पता है उसका भी कन्फ्यूजन और जितने भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेक्चर फ्लो क्या है, चैप्टर फ्लो क्या है, जिससे हमें पता चले कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अध्याय फर्स्ट मीन्स लेसन 1 है जीव जगत, जिसका नाम है क्लास 11 जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने पढ़ना है कि जीव क्या है। अब जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि जीव होते क्या है, और ऑब्वियसली जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि आप 10th तक तो बहुत जीव विज्ञान पढ़कर आए होंगे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें जीव विज्ञान की सही परिभाषा ही नहीं पता है। जीवों के मुख्य लक्षण क्या है, ये जीव और इनके क्या लक्षण है। सजीवों के दो प्रमुख समूह मीन्स जीव विज्ञान में किन दो समूहों में बांटा गया है वो देखेंगे हम। जैव विविधता, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें सजीवों में विविधताएं पढ़नी है। जैव विविधता के स्तर या प्रकार पढ़ने हैं। वर्गीकी व वर्गीकरण विज्ञान, ये कुछ टर्म्स है जो बीच में आएगी, इसे भी हमें पढ़ना है। नामकरण मीन्स नोमेनक्लेचर पढ़ना है। साथ में और भी कुछ है, वर्गीकी संवर्ग, जो आपने जाति जगत ये सब चीज़ें पढ़ी है, ये वर्गीकी संवर्ग में आएंगे कि क्लास क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं। फिर संग्रहालय यानी म्यूजियम पढ़ेंगे, वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन पढ़ेंगे, हर्बेरियम पढ़ेंगे, जंतु उद्यान जूलॉजिकल गार्डन पढ़ेंगे, कुंजी की पढ़ेंगे, और नियम पुस्तिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और चैप्टर में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर फ्लो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो छोटी सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। जीव क्या है और जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, जीवों के मुख्य लक्षण क्या है, सजीवों के दो मुख्य समूह में अंतर, ये आज के हमारे टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। छोटे से टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये स्लाइड खाली क्यों है, तो अब मैम आइए तो थोड़ा खून चूस के जाएंगी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है। आपने जीव विज्ञान को सेलेक्ट किया और उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी बच्चों वाली सस्ती वाली परिभाषा। तो जीव विज्ञान की परिभाषा में कुछ वर्ड आने चाहिए जो हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो वर्ड आएगा वो आएगा शाखा। एक ये वर्ड आ जाना चाहिए। दूसरा वर्ड जो इसके अंदर आ जाना चाहिए आकारिकी, और इसके अंदर आ जाना चाहिए कार्यकी। चिंता मत कीजिए, सोच रहे होंगे ये क्या क्या वर्ड लिखे जा रही है, हमने तो कभी परिभाषा में पढ़ा ही नहीं इन वर्ड्स को, लेकिन अभी मैं आपको सब समझा दूंगी। कार्यकी आ जाना चाहिए, आकारिकी आ जाना चाहिए, संरचना वर्ड आ जाना चाहिए जिसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और अंतर संबंध वर्ड आ जाना चाहिए। अब बनाते हैं परिभाषा। ठीक है, तो क्या है जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जितनी भी आप पढ़ते हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे सब साइंस की ब्रांचेस है, मैथ्स भी। ठीक है, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की आकारिकी, कार्यकी व संरचना के साथ साथ उनके अंतर संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गई। अब ये वर्ड समझ लेते हैं। सबसे पहला है आकारिकी, जिसको हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मीन्स जो जीव है वो बाहर से देखने पर कैसा दिख रहा है, उसका आकार कैसा है, दो हाथ है, दो पैर है, कान है, नाक है, क्या है। जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया था, दो पैरों वाला जंतु है ना, तो ये आकारिकी से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बाहरी संरचना देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कार्यकी। कार्यकी को बोलते हैं फिजियोलॉजी, कि उसके अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है, जिसमें आपकी रासायनिक विज्ञान आ जाएगी।
घुसेंगे तो सही, रासायनिक विज्ञान में सारे सब्जेक्ट में जाएंगे हम। तो कारिकी में क्या आ जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है जो आप पढ़ते हैं, पाचन, श्वसन, ये सारी जो चीजें पढ़ते हैं, जनन, तो ये सारी चीजें हम कारिकी के अंतर्गत देखते हैं। संरचना में हम देखते हैं कि वो अंदर से कैसा बना हुआ है, मीन्स उसकी एनाटॉमी देखी जाती है, ठीक है, कैसा दिखता है, उसके फेफड़े कैसे हैं, उसके वक्र कैसे हैं, पाचन में क्या 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 संरचनाएं होती है, कोशिकाएं कैसी हैं, किससे बना हुआ है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, ये सारी चीजें देखते हैं। और सबसे एंड हम अंतर संबंध देखते हैं। क्या है ये अंतर संबंध? कि कोई भी जीव हम पढ़ रहे हैं, चाहे प्राणियों में बहुत सारे जीव हम पढ़ेंगे और पादपों में भी पढ़ेंगे, तो उनमें आपस में संबंध क्या है, हम उन्हें क्यों अलग करते हैं, क्यों साथ में रखते हैं, क्यों ग्रुप बनाते हैं, इन सारी चीजों का और इनका विकास कैसे हुआ है, तो ये अंतर संबंध के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो ये है जीव विज्ञान की परिभाषा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आकारिकी, कारिकी व संरचना के साथ साथ जीवों के अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो क्लियर हो गया, आज का मेरा कोटा पूरा खून चूसने का। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जीव क्या है। कि हम जीव बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में 9th में जीव 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 करते आ रहे हैं, क्या है? तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा जीवों के बारे में कि जीव वह वस्तुएं हैं। अभी मैं वस्तु इसलिए बोल रही हूँ, अब हम वस्तुएं नहीं बोलते क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो वस्तु नहीं है। लेकिन परिभाषा कैसे देनी है कि सजीव या जीव वह वस्तु है जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया व जीवन के निम्न लक्षण प्रदर्शित करती है, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, वृद्धि आप समझ गए होंगे, ग्रोथ, विकास आप समझ गए होंगे, डेवलपमेंट, कि कैसे वो डेवलप होता है। अब वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है ये हम पढ़ेंगे। ये दो वर्ड अलग अलग है, इसको एक समझने की गलती कभी मत करिएगा। वृद्धि का मतलब होता है आकार प्रकार में वृद्धि, ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है मेंटली और इंटरनली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है। प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन, कि वो बाहरी चीजों के प्रति कैसे रिएक्ट करता है, सर्दी लगती है तो ऐसे करता है, गर्मी लगती है तो ऐसे करता है, तो ये प्रतिक्रियाएं कैसी है। जीवन के निम्न लक्षण, और भी कुछ लक्षण है, क्या है वो देखते हैं नीचे। सबसे पहला है, सारे एक साथ देख लेते हैं हम ताकि आप थोड़े से क्लियर हो जाए। ये हमने देख ही लिया कि कैसे वृद्धि करते हैं वो, मतलब उनकी आकार प्रकार बढ़ता है, साइज बढ़ती है, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है, छोटे से बड़ा होता है, चाहे पादप ले लो चाहे जंतु हो। ठीक है, जनन करते हैं मीन्स रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्या निर्जीव वस्तु ऐसा करती है? नहीं। क्या कभी टेबल को देखा कि आज रात आपने एक टेबल रखी, उसके पास दूसरी टेबल रखी, सुबह देखा तो तीसरी टेबल वहां पे उत्पन्न हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सजीव ये जनन करते हैं, यानी प्लांट और एनिमल। गमन व प्रतिक्रिया करते हैं। गमन का मतलब चलना, ठीक है, मूवमेंट। अब ये मूवमेंट आप बोलेंगे कि कार भी मूव करती है, तो वैसा वाला नहीं, क्योंकि हर जीव में ये लक्षण तो होते हैं, कुछ निर्जीव चीजों में भी ये लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ फिक्स चीजें हैं जैसे जनन है, वृद्धि है, उपापचय व पोषण है, ये बिल्कुल निर्जीव को सजीव से अलग कर देंगी। तो गमन करते हैं। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया आपको पता है रिएक्शन, आसपास के वातावरण से उनका कैसा रिएक्शन होता है। पिन चुभोई तो ऐसे आवाज निकलती है। पौधों में भी ऐसा होता है। आप पूछेंगे क्या पौधे भी प्रतिक्रिया करते हैं? हाँ करते हैं, देखेंगे हम कैसे करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन क्या है? जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन, यानी वेस्ट पदार्थों को, यानी कि जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम। तो ये एनिमल भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं। एनिमल थोड़ा बड़े स्तर पर करते हैं, लेकिन प्लांट में क्योंकि कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो भी करते हैं, लेकिन थोड़े छोटे लेवल पे करते हैं। श्वसन करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि सारे सजीव जो है वो ब्रीथ करते हैं, मीन्स गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, पोषण यानी खाना पीना चाहिए, गाड़ी चलानी है आगे तो खाना पीना चाहिए ना, पिज्जा डोसा सब खाने को चाहिए। ठीक है, उपापचय करते हैं, मीन्स खाना तो खा लिया लेकिन उसको पचाना भी तो है दूसरी बार फिर खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए नहीं, लेकिन दूसरी बार वापस खाना है, इसके लिए उसको पचाना जरूरी है, तो उपापचय करते हैं। अब ये उपापचय बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें दो चीजें होती है, एक तो भोज्य पदार्थों से कुछ बनना, संचित होना, और उस संचित पदार्थ का वापस टूटना। जैसे आपने खाना खाया, उसका पाचन हुआ, ठीक है,
और वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, और आपकी कोशिकाओं में जाकर क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, क्योंकि जो चीज भी हम खाते हैं वो सारी उसी टाइम काम नहीं आती। जैसे आपने प्रोटीन कुछ खाया, प्रोटीन वसा हुई, वो कोशिका में जाके कहीं स्टोर हो गए, ठीक है, संचित हो गए। जब आपको इसकी जरूरत होगी तो क्या होंगे, ये वापस टूटेंगे और आपकी रुधिर में वापस प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट बन के आपको एनर्जी यानी ऊर्जा देंगे। तो ये दोनों ही क्रियाएं किसमें आती है, उपापचय में, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जीव जीर्णता, जीर्णता का मतलब होता है बूढ़ा होना। सभी जीवन में आपने सुना होगा कि सभी जीव जो है वो मृत्यु निश्चित है, तो सारे जीवों को एक न एक दिन मरना है, लेकिन उससे पहले वो क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। और बूढ़े कैसे होते हैं, उनकी उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाएगी, उनकी श्वसन क्षमता धीमी हो जाएगी। आप बूढ़े आदमी को बोलो कि जल जाओ 200 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो 5-6 मीटर पे ही हाँफने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता कम हो गई, श्वसन की क्षमता कम हो गई। ठीक है, खाना पीना भी कम कर देते हैं हम जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, क्योंकि हमारी कोशिकाएं बूढ़ी होने लगी, तो इसी प्रतिक्रिया भी कमी हो जाती है थोड़ी सी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जनन कम हो जाता है, तो ये जीर्णता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जो अभी मैंने कहा कि कभी ना कभी उनकी क्या होगी, फाइल सलट जाएगी। ठीक है, अब है लास्ट जो है जीव द्रव्य, जो सबसे मेन है कि इनमें क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल देखिए आपने, ठीक है, पादप या जंतु कोई भी कोशिका आपने देखी होगी। अगर पादप कोशिकाओं की बात करते हैं हम, तो उसमें एक बाहर और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अंदर एक और होती है जिसे हम लेयर होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब पादपों की अगर बात करें तो उनमें कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है, लेकिन जंतुओं की अगर बात करें, यानी एनिमल्स की बात करें, तो उनमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। तो ये अंतर होता है एक तो मेन। उसके बाद केंद्रक दोनों में ही होता है। ठीक है, तो इसके अलावा में झिल्ली और केंद्रक के बीच में जितनी भी चीजें उपस्थित है, चाहे वो कोशिकांग हो यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो, रिक्तिकाएं हो, राइबोसोम हो, फिर अंतःप्रदवी जालिकाएं हो, है ना, पुराना याद आ रहा है ना सब। ये कोशिका ऐसा ही शरीर है। वो डायलॉग सुना है आपने कि ना मैं तुम्हें खुद भूलूंगा ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा, तो वैसा ही ये बार बार ये कोशिका में याद दिलाती रहती है पिछला वाला। तो यहाँ पे जो बची हुई जो द्रव या जेली जैसी संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। किसी निर्जीव वस्तु में जीव द्रव्य नहीं होता। ठीक है, कोशिका संगठन क्या होता है, ये कोशिका संगठन। कोशिका संगठन जो होता है कि कोशिका कैसे बनी हुई है। आपने एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव पढ़े हैं, फिर आपने सुना है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और बहुत सारे उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो वही वाली उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय संगठन। चलिए, सजीवों का शरीर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो तो सारे लक्षण हो गए, उसके अलावा कुछ और भी चीजें जो हमें पढ़नी है। अब ये कार्बनिक और अकार्बनिक चीजें क्या हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, तो यहाँ से हम जीव विज्ञान से सीधा जाएंगे रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंदर, और जरूर वहां से कुछ लेकर आएंगे। तो क्या होते हैं कार्बनिक, तो केमिस्ट्री थोड़ा इतना डिटेल में नहीं जा रही मैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी। वैसे आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको पढ़ लेंगे कि कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें जनरली कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, सामान्यतः होते ही होते हैं। ठीक है, और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें ये जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन, इनमें और होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें होती है। इनमें भी होते हैं ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, लेकिन साथ में कार्बन हाइड्रोजन बंद होना बहुत जरूरी है। एक तो ये डेफिनेशन है कार्बनिक पदार्थों की। दूसरी जो बहुत बार आपने सुनी होगी कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो सजीवों में मिलते हैं, मतलब किसी लिविंग थिंग के अंदर ही पाए जाते हैं।
जो हमारे अंदर प्रक्रियाएं हो रही है, सारी जितनी भी प्रोसेस हो रही है उनमें ये मिलते हैं कार्बनिक पदार्थ। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। इनमें कुछ अकार्बनिक भी है। अकार्बनिक पदार्थ ऐसा माना जाता है कि ये प्रकृति में मिलते हैं और इनमें मानवीय या लिविंग थिंग्स का कोई योगदान नहीं होता। जैसे जितने भी मिनरल्स होते हैं, है ना, सल्फर, फॉस्फोरस और भी हीरा, डायमंड, ये सारे कहाँ मिलते हैं? प्रकृति में मिलते हैं। तो ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो मेन बेसिक डिफरेंस ये माना जाता है कार्बनिक और बाकी आप जब 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और इनऑर्गेनिक। इसको ऑर्गेनिक कहते हैं, इसको इनऑर्गेनिक। अभी के लिए हमारे पास इतना ही। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। सजीवों के निर्माण में 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है, यानी कि कार्बनिक भी है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ रहे हैं, और अकार्बनिक भी है क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे सल्फर, ऐसी चीजें भी आती है। ये तो हो गई यहाँ की बात। तो इन चीजों से मिलके क्या बने होते हैं? जीव बने होते हैं। अब आपको कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि जो जीव है उसको जीव विज्ञान ने कितने समूहों में बांटा है। क्या सारे जीव एक जैसे हैं? मीन समानता का भाव है। भगवान के लिए तो सब समान है, लेकिन जीव विज्ञान के लिए 2 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। सजीवों के लिए मुख्य समूहों में जीव विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 2 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, 2 समूह में। क्यों? अध्ययन की दृष्टि से। उसे कोई मजा नहीं आ रहा 2 चीजों में, लेकिन क्योंकि अध्ययन इजी हो जाए, स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट नहीं हो, सारा खिचड़ी नहीं पक जाए, इसलिए वो समूह में बांट देते हैं। तो बांटा गया है, पहला है जंतु, एनिमल्स, जिसमें हम आते हैं, 2 पैरों वाले जानवर, और भी है 4 पैरों वाले, और पादप यानी कि सारे पौधे। ठीक है, अब आप जंतु और पादप में सिर्फ पेड़ पौधे ही समझते होंगे, लेकिन बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पादप में और क्या क्या है और जंतुओं में और क्या क्या है। अब पादप और जंतु में मेन डिफरेंस क्या है कि पादप और जंतु 2 समूह में तो बांट दिया, लेकिन बांटा क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई अंतर है। ये अंतर भी आपने जरूर 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, माइंड थोड़ा पुरानी यादों में जाके वापस आ जाए। चलिए, जंतु मीन्स एनिमल इधर है और इधर है पादप। अब देख लेते हैं सबसे पहला कि जंतु जो होते हैं वो अशाखान्वित होते हैं। अशाखान्वित का मतलब हमारी ऐसी कोई शाखाएं नहीं निकली होती, या जितने भी जीव आप आसपास देखेंगे जिसको हम एनिमल्स बोलते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि एक बार 2 पैर 2 हाथ बन गए तो वो परमानेंट है। ऐसा नहीं है कुछ सालों बाद यहाँ से एक और हाथ निकलेगा, यहाँ से एक और पैर निकलेगा, है ना। वो जो टीवी में बताते हैं ना 10-10 हाथों वाले जो एलियन टाइप होते हैं, वैसा नहीं होता हमारे साथ। तो हमारे साथ शाखाएं नहीं निकलती। दूसरा, ये जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? शाखित होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सारे पादपों की शाखाएं होती है और निकलती रहती है। जब तक वो जिंदा रहेंगे उनकी ब्रांचेस बनती रहती है। दूसरा है, शरीर की निश्चित आकृति एवं अपरिवर्तनशील होता है। निश्चित आकृति कैसे? एक बार जो शरीर बन गया, आप अगर मानव है और आप मानव का छोटा बच्चा देखेंगे जो अभी अभी जन्मा है, उसमें और आप में आकृति जो है वो सेम ही है। ऐसा नहीं कि अभी उसके 2 हाथ है, बड़ा होगा तो आपके 4 बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वही 2 हाथ, वही 2 आंखें, वही 2 कान, इस तरह से चलेगा और हमेशा वही रहेगा, सिर्फ साइज बड़ा होगा। ठीक है, और अपरिवर्तनशील होता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पादपों में ऐसा नहीं है। आप पौधा देखेंगे तो उसकी साइज अलग होगी, शेप अलग होगा, मीन्स उसमें हो सकता है 4 ही शाखाएं हो। बड़ा पेड़ देखेंगे उसका तो उसमें बहुत सारी शाखाएं होंगी, उसका जो आकार है वो भी परिवर्तनशील होता है। तो आकृति व आकार दोनों ही क्या होंगे? परिवर्तनशील होंगे। चलिए, नेक्स्ट है हरित लवक का अभाव होता है। क्या है ये हरित लवक? बचपन में पढ़ा था कि पत्तियां पादपों के लिए भोजन बनाती है और उसमें हरित लवक का योगदान होता है ना। ये भी सुना होगा कि ये पादप ग्रीन क्यों होते हैं, मतलब प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, हरित लवक क्यों। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो क्या है ये हरित लवक? प्लांट की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा वर्णक है जिसकी सहायता से पत्तियां जो है वो क्या करती है? अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। ठीक है, CO2 O2 के माध्यम से। तो ये एनिमल्स में नहीं होता। मीन्स हम क्या
लाइट से भागते हैं, लाइट को खाना में बनाने में यूज नहीं कर सकते कि लाइट आई हमारे पेट भर गया, ऐसा हमारे साथ नहीं होता, ऐसा पौधों के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं यानी कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। भोजन स्वयं नहीं बनाते और पौधों पर निर्भर करते हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी या परपोषण। पर का मतलब दूसरा, विषम का मतलब भी दूसरा, और पोषी का मतलब खाने वाला। तो हम हमारी मैक्सिमम फूड रिक्वायरमेंट के लिए यानी भोजन के लिए किस पे निर्भर करते हैं, पादपों पे निर्भर करते हैं। सब्जी, दाल, चावल, फास्ट फूड जो भी आप खा रहे हैं सारा कहाँ से आ रहा है, पादपों से आ रहा है। हम कुछ खुद नहीं बनाते कि जैसे मैंने अभी बोला धूप में 1 घंटा बैठे आज तो खाना आज का कंप्लीट, ऐसा नहीं होता, हमें खाना ही पड़ेगा उनको। तो हम डिपेंड किस पे होते हैं, पौधों पर। लेकिन ये बेचारे बहुत अच्छे, सूर्य का प्रकाश व हरित लवक, अभी जो मैंने बोला कि ये क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं और हरित लवक की उपस्थिति में पौधों प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वतः भोजन बनाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्वयं पोषी या स्वपोषी भी कहाँ लिखा होता है कई बुक्स में। तो स्वयं पोषी का मतलब खुद को पोषित करने वाले, जो मैंने अभी बोला कि इनकी पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाती हैं। तो इंडिपेंडेंट है ये, खुद का काम खुद से। ठीक है, एक निश्चित समय तक अंगों की वृद्धि होती है। ये क्या हुआ, अंगों की वृद्धि का मतलब अभी मैंने बोला कि हमारा जब एज होती है, अगर आप माने, अगर इंसानों की माने तो हम बोलते हैं 15 से 18। वैसे लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस होता है, लेकिन हम एक एवरेज मान के चले तो 15 या 18 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, सब कुछ बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी हाथ इतने हैं, 21 साल के होंगे तब इतने, 50 साल के होंगे तो और बाहर तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारे क्या है, अंगों की वृद्धि निश्चित है, वही साइज जो है वो बाद में जीर्णता तक मेंटेन रहेगा। तो अंगों की वृद्धि क्या होती है हमारी, बिल्कुल निश्चित होती है। इधर जिंदगी भर जब तक जीर्णता नहीं आती तब तक इनका आकार, आकृति और जड़ें, शाखाएं सब कुछ क्या होती रहती है, बदलती रहती है। शाखाएं और लंबी होती जाती है, हाइट भी लंबी होती जाती है, घना होता जाता है पेड़। तो शीर्ष, जड़ों और सिरों पर स्थित अनिश्चित व अनियमित वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए और क्या है अंतर, और भी है, खत्म नहीं हुआ है काम। जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि हम भोजन बनाते हैं, वो हमारी कोशिकाओं में संचित रहता है जब तक हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, आप 4 दिन से सो रहे हैं, तो क्या एनर्जी, कुछ एनर्जी आपकी काम में आ रही है, बाकी की एनर्जी काम में नहीं आई, ऊर्जा, तो वो कहाँ जाके संचित हो जाती है, हमारी कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में भी कहाँ, जीव द्रव्य में। और कुछ स्पेशल अंग भी, इसके जो ऑर्गन्स है वो भी होते हैं, ऑर्गेनल्स, अंगक भी होते हैं जहाँ पे ये संचित होती है। तो वो संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही है ये। लेकिन पौधों में क्या होता है, पौधों में ये जो संचय है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है। तो ये है स्टार्च के रूप में। इनकी कोशिकाओं में कैसे संचित होगा, स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, विसर्जन अंग होते हैं। विसर्जन का मतलब वही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। जैसे यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू आप क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल जो आप लोग फ्रेश होते हैं, है ना, उसमें भी मलाशय के माध्यम से आप क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे निकलता तो है क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ पौधों में भी बनते हैं, लेकिन कोई अंग नहीं है स्पेशल। वो कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं कि सुबह सुबह पत्तियों के जो छिद्र होते हैं वहां से कुछ गैस, मैक्सिमम गैसेस ही होती है, तो वो गैसेस के माध्यम से जैसे CO2 जो है वो यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनके काम की नहीं है। कई बार आपने पौधों में देखा होगा कि कई पौधों में से गिठान जैसी बाहर निकली होती है संरचनाएं, या कुछ ऐसा लिक्विड जैसा, गोंद जैसा भी बाहर निकला होता है। ये सारे क्या हैं, ये पौधों के अपशिष्ट पदार्थ हैं। जो गोंद आप यूज में लेते हैं ना, वो पादपों का अपशिष्ट पदार्थ है, जो पादप बाहर निकाल देते हैं और फिर हम उसे सुखाकर, काट कर काम में ले लेते हैं।
ठीक है, लेटेक्स वगैरह, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ है पादपों के। अब नेक्स्ट है उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। मीन्स वैसे ही जैसे मैंने अभी आप बोला कि आपको पिन चुभाई तो आपके हाथ अपने आप क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। ठीक है, नीचे पैर में कांटा लगा तो पैर अपने आप हट जाएगा, गर्म चीज को टच कर लिया हाथ अपने आप हट जाएगा। तो उद्दीपनों को जो है वो ग्रहण करने की क्षमता है हमें, कि सर्दी लगती है तो स्वेटर पहन लेना, गर्मी लगती है तो एसी चला देना। ठीक है, लेकिन इनमें नहीं है। पौधे को पूरा दिन धूप में रख दो, वो आपके पास आके ये नहीं कहेगा मैडम प्लीज छाता लगवा दो ना, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो उनमें कोई विशेष ग्रहण क्षमता है, लगती तो है, उनका पानी उड़ जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, लेकिन कोई स्पेशल ऐसा नहीं है, नगण्य कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, जैसे कुछ आपने छुई मुई के बारे में सुना होगा, नगण्य इसीलिए बोला है क्योंकि बहुत नहीं है, नहीं है ऐसे भी नहीं कहा है इसको। नगण्य का मतलब न के बराबर। छुई मुई का जो पौधा है उसके बारे में सभी ने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पत्तियों को टच करते हैं उसकी पत्तियां ऐसे इकट्ठी हो जाती है, जैसे ये पत्तियां हैं, है ना, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे फिंगर किया ये सारी पत्तियां ऐसे चिपक जाएंगी। अगर किसी ने देखा हो, मैंने भी बहुत सालों बाद 12th में आके देखा था, उससे पहले सिर्फ सुना ही था, मिलता भी नहीं है ज्यादातर। तो होती तो है लेकिन कम होती है उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, फिर है श्वसनांग, मतलब सांस लेने के लिए नाक है ना, फेफड़े हैं, अलग से स्पेशल ऑर्गन्स है ब्रीथ करने के लिए। ये शब्द एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे प्रिंटिंग में आता है, आप श्वास ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो श्वसनांगों का अभाव होता है इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, फेफड़े हैं या कोई नाक है या ऐसा नहीं है, सिर्फ पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उसी से उनका वेंटिलेशन होता रहता है। ठीक है, फिर है ज्ञानेंद्रियां विकसित होती है। अब ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? सेंस ऑर्गन्स, आंखें, कान, त्वचा, नाक, जिससे हम सारे सेंसेस ग्रहण करते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, ठीक है, आवाज को सुनना। तो हमें जो है ज्ञानेंद्रियाएं विकसित होती है यानी एनिमल्स में, लेकिन प्लांट में ऐसी कोई ज्ञानेंद्रियाएं नहीं है, मतलब आंख, कान, नाक सारे पूर्ण अभाव है। ठीक है, तो देखा आपने कि क्या अंतर होता है पादपों और जंतुओं में और क्यों हमने उनको अलग किया है। कुछ समानताएं भी होती हैं जो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, जैसे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जीवों की क्या विशेषताएं होती है, जनन करना, श्वसन करना, ठीक है, उपापचय करना, तो ये समानता है। और ये जो अभी हमने पढ़ी ये सारी असमानता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है, यानी कि बोरिंग का जो डोज है, वो खून चूसने की प्रक्रिया यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि कहानी अभी अधूरी है।